बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर के प्रस्ताव को तोड़ते हुए लेबनान के ऊपर हमले कर दिए, लेकिन ईरान को हराने का कीड़ा अभी इसका खत्म नहीं हुआ है। बहुत जल्द अमेरिका को उकसाकर ये दोबारा से ईरान के ऊपर हमले करवाएगा। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने बाकायदा इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि इजराइल के अंदर चुनाव आने में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। इजराइल के अंदर 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। अब ऐसे में नेतन्याहू को अपनी जनता का सामना करना है, उनके सवालों का जवाब देना है। अगर नेतन्याहू कोई जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से अपनी जनता के सवालों का सामना करेंगे और किस तरह से अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। इसीलिए इस 6 महीने के अंदर अंदर ईरान के साथ एक बार फिर से हमलों की शुरुआत करके ईरान को कहीं ना कहीं ये हराने की कोशिश करेगा। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ईरान को हरा देता हूं, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करवा देता हूं, तो इजराइल की जनता इसको दोबारा से कुर्सी पर बिठा सकती है। और अब शायद ऐसा होगा नहीं, ये आखिरी बार कुर्सी पर बैठा है। ईरान को ये कभी हरा नहीं सकता, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कभी खत्म नहीं करा सकता, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये एक बार कोशिश और करेगा। ईरान के ऊपर बहुत जल्द हमले हो सकते हैं। हो सकता है कि इसकी शुरुआत कल के बाद ही हो जाए, क्योंकि कल पाकिस्तान के अंदर मीटिंग फिक्स हुई है। अमेरिका का डेलीगेशन जाएगा, ईरान के अधिकारी जाएंगे, बातचीत होगी। अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो सरासर झूठी हैं। हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जो है, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि हमारे इन दोनों बड़े चैनल्स ने फेक न्यूज चलाई है कि ईरान की शर्तों को लेकर अमेरिका झुक गया, जबकि ये 10 शर्तें ईरान की हमने प्रस्ताव में रखी ही नहीं है। ईरान को परमाणु प्रोग्राम छोड़ना ही होगा, यूरेनियम का संवर्धन छोड़ना ही होगा। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं। तो कल जो मीटिंग होगी पाकिस्तान के अंदर, तो 1% भी चांसेस ऐसे नहीं है कि ये मीटिंग कामयाब हो पाए, अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाए, क्योंकि ईरान का कहना है कि आप कुछ भी करो, हम परमाणु प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा रहेगा। तो कल की मीटिंग के बाद ही देखना नेतन्याहू अमेरिका को उकसाकर ईरान पर फिर से हमले शुरू करवा देगा, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचानी है। जेल जाने से बचने के लिए यह शख्स पिछले 3 साल से गाजा, सीरिया, लेबनान और ईरान, इन तमाम जगहों पर हमले करवा रहा है। जब भी इसकी अदालत में जाने की तारीख आती है, कहीं ना कहीं पर यह हमले करवा देता है और अपने आप को खतरे में बताकर अदालत में पहुंचता ही नहीं है। इसके ऊपर खतरनाक भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आरोप साबित भी हो चुके हैं। अगर 2-3 बार अदालत में ठीक से सुनवाई हो जाए तो यह जेल के अंदर नजर आएगा, लेकिन हर जगह पर जंग छेड़ रखी है। इजराइलियों को बचाने का यह दावा करता है। अगर इसको जीत हासिल नहीं हुई कहीं पर भी, तो इसकी कुर्सी भी चली जाएगी। इसीलिए इसकी तरफ से एक आखिरी दांव ईरान के साथ ही चला जाएगा। लेबनान के ऊपर कितने भी हमले कर ले, उसको जीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। खतरा सबसे ज्यादा इसने ईरान से दिखाया है इजराइलियों को कि ईरान सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए, और अगर ईरान खत्म नहीं हुआ, ईरान को यह नहीं हरा पाया, तो इसकी कुर्सी भी जाएगी और 6 महीने के बाद ये जेल के अंदर भी नजर आएगा। इसने आज फिर कहा है कि हमारे हमले हिजबुल्लाह के ऊपर जारी रहेंगे, लेबनान के ऊपर हमारे हमले होते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने कल जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए थे, उस हमले में हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम का भतीजा मारा गया है। नईम कासिम को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, नईम कासिम जो महासचिव हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के, वो इस बिल्डिंग में नहीं थे, लेकिन उनका भतीजा मारा गया। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम के भतीजे का नाम अली यूसुफ हर्शी था। ये नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे। इनको इजराइल ने मारने का दावा किया है। साथ ही साथ लेबनानी आर्मी की तरफ से बताया गया है कि हमारे 4 सैनिक भी मारे गए हैं। इसके अलावा 250 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जो बेरूत के आम लोग थे, जो बस्तियों में रहते थे। इसके अलावा 2 बड़े पत्रकार जो लेबनान के अंदर मौजूद थे, उनको भी इजराइल ने मार दिया। उनमें से एक ये पत्रकार है मोहम्मद समीर मोहम्मद शाह। ये अल जजीरा के एक बहुत बड़े पत्रकार थे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। इनको भी इजराइल ने मार दिया। इजराइल ने इनको मारने के बाद इनकी मौत को जस्टिफाई करते हुए कहा कि ये तो आतंकवादी था, हमास के साथ जुड़ा हुआ पत्रकार के भेष में ये एक आतंकवादी था, इसको हमने मार दिया। जबकि हकीकत यह है कि यह बंदा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था अल जजीरा के लिए। अब इसको आतंकवादी क्यों कहा गया? इसकी एक फोटो हमास के लीडर याह्या सिनवार के साथ है। जो याह्या सिनवार हमास के टॉप लीडर थे, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके साथ इसकी फोटो है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये तो आतंकी था, इसको हमने मार दिया। दोस्तों, इन इस्लामिक देशों का असली चेहरा हम सभी लोग देख ही चुके हैं। अब सीज फायर जैसे ही हुआ, ईरान ने अपने हमलों को बंद करने का दावा किया, तो यूएई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान के ऊपर हमले कर दिए। कल की आपने हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी। हमने 2 वीडियो में इस बात का जिक्र किया था
कि एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ ईरान के अंदर सीज फायर के बाद। शुरुआती रिपोर्ट्स हमने आपको बताई थी कि इसमें यूएई के ऊपर शक हो रहा है, हालांकि कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब कंफर्म रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हमने आपको यह बता दिया था कि हमला यूएई के क्षेत्र से हुआ है, लेकिन अब किस तरह से किया था यूएई ने, उसकी सारी डिटेल सामने आ चुकी है। यूएई के पास जो एक ड्रोन है विंग लूंग 2, उसके जरिए ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया था। और यूएई के पास एक लड़ाकू विमान है मिराज 209 ईएडी। इन विमानों का इस्तेमाल करके यूएई ने ईरान की कई सारी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया था। यूएई की तरफ से सीज फायर के मौके का फायदा उठाते हुए इस तरह के हमले किए गए। पलटवार करते हुए ईरान ने भी इनकी कुछ ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया था, साथ ही साथ वो पाइपलाइन जो बिछी है इनकी, उसको भी निशाना बनाया गया था। कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। यूएई को शायद ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हो गया है, अब ईरान कहां हमले करेगा, चलिए मौके का फायदा उठाते हुए हम भी अपनी सेना की ताकत थोड़ी बहुत आजमा लेते हैं। लेकिन पलटवार ईरान की तरफ से कर दिया गया। अब यूएई ने क्या कहा है ईरान से कि देखिए आपने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की आपको भरपाई करनी पड़ेगी। कल कतर ने भी कहा था, आपको बताया था मैंने। ये अरबी देश अब ईरान से हर्जाना मांग रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। अगर हर्जाना मांगना ही है तो अमेरिका और इजराइल से मांगो, इन्हीं की वजह से तो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। और ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ईरान के नुकसान का एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आया है। इस जंग के दौरान ईरान को तकरीबन जमीन पर 140 अरब डॉलर से लेकर 145 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटा नुकसान नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसी के मुताबिक ये आंकड़ा जोड़ा गया है 145 अरब डॉलर। बहुत मोटी रकम होती है दोस्तों, लेकिन ईरान इसकी भरपाई कर लेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 1 साल के अंदर ही ईरान सारा पैसा कमा लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत को आज 40 दिन हो चुके हैं। तेहरान के अंदर लोग सड़कों पर उतरकर मातम मना रहे थे, लोग कुरान पढ़ रहे थे, दुआएं कर रहे थे, लेकिन अली खामनेई का जनाजा अभी भी दफनाया नहीं गया है। लेकिन उनके 40वें के मौके पर तेहरान के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने मातम भी मनाया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। खबर फिलिस्तीन से भी आ रही है। आज 40 दिन के बाद मस्जिद अक्सा को खोल दिया गया है। हजारों लोगों ने आज फजर की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की। पूरे रमजान भर इन लोगों ने मस्जिद अक्सा को बंद रखा था। आज पूरे 40 दिन के बाद मस्जिद अक्सा को खोला गया और लोग खुशी खुशी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, 1-2 दिन के अंदर ही दोबारा से ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से हमले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।